काया के जाने के बाद विराज उसी के बारे में सोचने लग जाता है। उसके बाद वह अपना फ़ोन उठाकर किसी को नंबर डायल करता है और कहता है, एक लड़की की इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। नाम है काया शर्मा, डॉक्टर है, पता करो उसकी फैमिली, उसका बैकग्राउंड, उसके फ्रेंड्स, उसका बॉयफ्रेंड, एवरीथिंग। मुझे उसके बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए। वह जल्द से जल्द मिलनी चाहिए मुझे। फिर वह अपना फ़ोन देख कर रख देता है और सोचने लग जाता है। सोचते-सोचते कहता है, मिस काया शर्मा, क्या करूँ मैं? जब से तुमको देखा है, तुम मेरी नज़रों से हट नहीं रही हो। यह नॉर्मल तो नहीं है, क्योंकि आज से पहले बिराज ने हज़ारों लड़कियों को देखा, मगर तुम्हारे जैसी कोई भी नहीं थी। अब मुझे तुम अपने पास चाहिए, वह भी हर हाल में, चाहे तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो। उसके बाद वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाता है। दूसरी तरफ काया अस्पताल से फ्री होकर अपने घर के लिए निकल जाती है। इस बार वह इस बात से अनजान थी कि कोई अनजान उस पर पल-पल की खबर रख रहा था। वह अपने घर पर पहुंचकर दरवाज़ा नॉक करती है। अंदर से उसकी माँ दरवाज़ा खोल देती है। फिर काया अंदर चली जाती है और मुस्कुराकर अपनी माँ के गले लगती है। काया अंदर घर पहुंचकर सीधे खाने की टेबल से कुछ उठा लेती है। उसकी माँ कहती है, हे लड़की, तू नहीं सुधरेगी, अभी भी तेरी बच्चों वाली हरकतें हैं। इसके बाद पीछे से एक लड़का आकर उसकी माँ के कंधों पे हाथ रखता है और कहता है, माँ, वो बच्ची ही है, अभी वो मस्ती नहीं करेगी तो क्या आप मस्ती करोगी? ये है काया का भाई शशांक, जो इंजीनियर स्टूडेंट है। उसकी माँ उसकी तरफ देखकर कहती है, तूने ही बिगाड़ा है अपनी बहन को। फिर वह जाकर बैठ जाती है। शशांक अपनी माँ के पास जाकर कहता है, ओ माँ, आप जानती हो ना, पापा के जाने के बाद हम दोनों ने मिलकर काया को संभाला था, वरना वह कितनी टूट गई थी। सिर्फ 15 साल की ही तो थी। अब अगर उसमें बचपना आ गया है तो उसे जीने दो ना, वह जैसे जीना चाहती है वैसे उसको जीने दो। उसकी माँ ने एक नज़र शशांक को देखकर फिर टीवी ऑन कर लिया। शशांक अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से उठकर चला जाता है। थोड़ी देर में काया वहाँ आकर बैठ जाती है और फिर सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं। दूसरी तरफ विराज अपने घर में बैठकर अपने लैपटॉप पर यह सब देख रहा था। उसने अपने आदमी से काया के पीछे इस तरह छोड़ रखे थे कि उसको एक-एक पल की खबर मिल रही थी कि काया क्या कर रही है, कहाँ है, किसके साथ है। फिर विराज लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए कहता है, तो मिस काया शर्मा, यह है आपकी फैमिली, नॉट बैड, स्वीट फैमिली। फिर वह ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाता है। फिर अचानक शांत होकर लैपटॉप की तरफ देखने लग जाता है और कहता है, चलो अच्छा ही हुआ जो तुम एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलॉन्ग करती हो, वरना तुम्हें अपने करीब लाने के लिए मुझे कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ता। यहाँ से तो मैं तुम्हें बहुत आसानी से अपने करीब ले आऊँगा। उसके बाद वो डेविल की तरह हँसने लग जाता है और खड़ा होकर अपने कमरे से बाहर चले जाता है। बाहर सब लोग उसका डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रहे थे। उसके आते ही कबीर उसके पास आकर और कहता है, भाई जल्दी करिए, भूख से बुरा हाल हो रहा है। तो बिराज कबीर को एक नज़र देखकर खाने की टेबल पर पहुंच जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है। बिराज की माँ उसके लिए खाना सर्व कर देती है। फिर वह लोग खाना खाने लग जाते हैं। उस समय बिराज का फ़ोन बजता है और वह फ़ोन उठाकर कहता है, बोलो। दूसरी तरफ से कुछ आदमी बोलते हैं। तो बिराज एक गहरी सांस लेकर कहता है, उसे खरीदने की तैयारी कर लो, कल से वह मुझे अपने अंडर चाहिए। उसके बाद वह अपना फ़ोन रख देता है। हरवंश राय जी, जो कुछ देर से विराज की हरकतों को नोटिस कर रहे थे, वह बोल पड़ते हैं, यहाँ तक हमें याद है, यह पहली बार ही ऐसा हुआ है जब आपने खाने के बीच में फ़ोन उठाया है, वरना हम आपको अच्छे से जानते हैं कि आपने ही ये नियम बनाया था कि खाने की टेबल पर कोई भी अपना फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई बहुत ज़रूरी बात है तो आप हमें बता सकते हैं। बिराज थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फ़िक्र मत कीजिए। तो हरिवंश राय जी बिराज से कहते हैं, उम्मीद करते हैं बेटा कि आप हमसे कुछ छिपा नहीं रहे। और ये क्या खरीदने की बात चल रही थी, क्या आप हमें बताना चाहेंगे? बिराज हरवंश राय जी की तरफ देखकर कहता है, पापा बहुत जल्द बता दूंगा सब कुछ। फिर वह अपना खाना खत्म करके वहाँ से उठकर चला जाता है। हरवंश राय जी बिराज को जाते हुए देख रहे थे और अपने मन में कहते हैं, इस लड़के की हरकतें कुछ अलग लग रही हैं। ऐसा कुछ तो है जो ये हमसे छिपा रहा है, मगर मैं अपने बेटे के रास्ते में किसी को भी नहीं आने दूंगा। फिर वे वहाँ से उठकर चले जाते हैं। विराज अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, काया, यह तुमने मुझे क्या बना दिया है? मैंने आज तक अपने पापा से कभी झूठ नहीं बोला और आज पहली बार तुम्हारे लिए मैंने उनसे झूठ बोला है। मगर कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं उन्हें सब कुछ सच-सच बता दूँगा। उसके बाद वह सो जाता है। अगली सुबह काया अस्पताल पहुँचती है। हॉस्पिटल में सब लोग एक जगह जमा हो गए थे। काया भी वहाँ जाकर चली जाती है और अपनी फ्रेंड से पूछती है, क्या हुआ? यह भीड़ क्यों लगी हुई है?
तो वह कहती है, यार रातों रात किसी ने हमारा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खरीद लिए हैं और अभी यहाँ ओनर आने वाले हैं, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। तभी वहाँ विराज पहुँच जाता है, जिसे देखकर काया हकी-बकी रह जाती है। विराज को देखकर काया की फ्रेंड कहती है, यार ये तो बड़ा हैंडसम लग रहा है। काया उसकी बात सुनकर विराज को देखती है, मगर विराज उसी को देख रहा था। विराज की नज़रों से जब काया की नज़र मिलती है तो उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है। वह तुरंत अपनी नज़रें फेर लेती है। विराज सबके सामने स्टेज पर पहुंचता है और सबसे कहता है, आज से इस हॉस्पिटल का और इस मेडिकल कॉलेज का ओनर मैं हूँ। अगर किसी को मेरे अंडर काम करने में कोई परेशानी हो तो वो यहाँ से जा सकता है। हाँ, सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पहले से चलता आया है, मगर कुछ छोटे-मोटे चेंजेस मैं अपने हिसाब से करना चाहूँगा, जो आपको टाइम टाइम पर पता चलते रहेंगे। इसके बाद विराज अपना गॉगल पहनकर वहाँ से निकल जाता है और सीधे डीन ऑफिस पहुँचता है। वहाँ वह सब फाइल चेक करता है। वैसे फाइल्स चेक करना तो एक बहाना था, उसे तो काया के बारे में जानना था। फिर उसे काया की फाइल मिल जाती है और वह बड़े ध्यान से उसे पढ़ने लग जाता है। फिर वह डीन को कहता है कि मैं कुछ डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, उसे तुरंत कीजिए। फिर वह वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद डीन काया को ऑफ़िस में बुलाते हैं। काया ऑफ़िस में पहुँचकर खड़ी होती है और डीन उसके सामने बैठे हुए थे। वह एक फ़ाइल उठाकर काया को देते हैं और उससे कहते हैं, मिस काया शर्मा, यह रूल्स आपको फ़ॉलो करने हैं। एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। काया उस फ़ाइल को पढ़ने लगती है। उसको पढ़ते-पढ़ते काया की आँखों से आँसू गिरने लगते हैं और वह उस फ़ाइल को टेबल पर रख देती है और कहती है, सर, मेरी गलती क्या है? जो ये सब मेरे साथ किया जा रहा है, ये सब बहुत गलत है। डीन काया से कहते हैं, देखो काया, ये ऑर्डर्स ऊपर से हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई हेल्प कर सकता है तो वो एक ही इंसान है, मगर उन तक पहुँचना आसान नहीं है। मिस्टर हरिवंश राय जी, देख लो, अगर तुम इन उन तक पहुंच सको तो देख लेना। काया एक नज़र डीन सर को देखकर वहाँ से निकल जाती है और सीधे कॉलेज के गार्डन में जाकर बैठ जाती है और उस फाइल को देखने लगती है। फिर वह अपने आप से कहती है, मेरी क्या गलती थी जो ये विराज रॉय मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। इतने सारे रूल्स मेरे लिए ही बनाए हैं, ये चाहता क्या है। फिर वह रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसकी दोस्त महक पहुँच जाती है। महक काया की दोस्त होने के साथ-साथ उसकी होने वाली भाभी भी थी। वह उन दोनों की बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती थी। महक काया से पूछती है, काया क्या हुआ? तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठी हुई हो और रो रही हो? सब ठीक तो है? तब काया महक की तरफ देखती है और उससे कहती है, महक ये देखो, इस नए ओनर ने क्या किया है मेरे साथ। महक उस फाइल को उठाकर पढ़ने लग जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर वह काया की तरफ देखने लगती है और उससे कहती है, ये रूल्स तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे किसी सरफिरे आशिक ने बनाए हो। मतलब तुम किसी को छू नहीं सकती, बस दूर से देखोगी। मेल पेशेंट्स के तो पास भी तुम्हारा होना अलाउड नहीं है, सिर्फ थ्योरी से ही पढ़ोगी। प्रैक्टिकल में किसी दूसरे डॉक्टर को ट्रीटमेंट करते हुए नहीं देखोगी। ये सब क्या है? फिर महक काया के पास जाकर बैठ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहती, काया, बी स्ट्रॉन्ग, इस सिचुएशन से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। उसके बाद काया महक की तरफ देख कर कहती है, जहाँ से प्रॉब्लम आई है सॉल्यूशन भी वहाँ ही बताया गया है डीन सर ने। तो महक कहती है, मतलब? काया महक को बताती है, मतलब मिस्टर हरिवंश राय जी, उनसे मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने बड़े इंसान से कैसे मिलूंगी। तो महक कहती है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम सीधे हरवंश राय जी के सामने जाकर खड़ी हो जाओगी। महक एक शैतानी हंसी हंसती है और काया उसकी हंसी से अपना सिर हिला देती है और उससे कहती है, अब अपना प्लान बता दो जल्दी। दूसरी तरफ हरिवंश राय जी अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। उनके सामने विराज का राइट हैंड या उसकी परछाई विनीत खड़ा हुआ था। मिस्टर हरिवंश राय जी विनीत से पूछते हैं, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये एक रात में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल क्यों खरीदा गया है? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी तुम्हारे बॉस विराज को? विनीत घबराहट के साथ अपने मन में अपने बिग बॉस को देख रहा था और मन ही मन रो रहा था। विनीत अपने मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? अगर इनको सच बताया जो खुद मुझे नहीं पता तो मारा जाऊंगा, अगर कुछ नहीं बताया तो भी मारा जाऊंगा। फिर मिस्टर हरवंश राय जी गुस्से में खड़े होते हैं और विनीत के पास आकर कहते हैं, अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो मुझे तुरंत बताओ, अगर तुम्हें पता नहीं है तो मुझे जल्द से जल्द पता करके बताओ, क्योंकि विराज इतने बड़े डिसीजन बिना हमसे पूछे नहीं लेते। फिर वे वहाँ से गुस्से में बाहर निकल जाते हैं। उनके बाद जाते ही विनीत की जान में जान आती है और वह कहता है,
अब मैं कैसे पता लगाऊँ? विराज सर मुझे कुछ बताएँ तभी तो मुझे पता चलेगा। फिर विनीत अपना पैर पटकते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है और यह पता करने में लग जाता है कि आखिर अस्पताल खरीदे क्यों गए हैं। फिर वह सीधे अस्पताल पहुँचता है। अस्पताल पहुँचते ही वह चुपचाप देखता है मगर उसे विराज कहीं भी नज़र नहीं आता। फिर वह कॉलेज जाता है, वहाँ भी उसे विराज नज़र नहीं आता। वह कॉलेज डीन के पास जाता है और उसके पास बैठकर उसे सारी जानकारी लेता है। विराज ने यहाँ पर क्या-क्या किया, तब डीन उसे सब कुछ बता देता है और विनीत को काया की फ़ाइल दिखाता है। काया की फ़ाइल देखने के बाद विनीत को भरोसा नहीं हो रहा था। वह सोच में पड़ जाता है कि बॉस ऐसे तो नहीं थे, किसी लड़की के चक्कर में जाकर इतने बड़े अस्पताल को और मेडिकल कॉलेज को खरीद लें। अगर उन्हें कोई लड़की पसंद भी आएगी तो वह उसे वैसे ही उठा लेंगे। फिर वह अपने दिमाग में लग जाता है और कहता है वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकलते ही वक़्त वह काया टकरा जाती है। विनीत ने फ़ाइल में काया की फ़ोटो देख ली थी। वह काया को देखकर पहचान जाता है और उससे सॉरी बोलता है मगर काया इस वक़्त गुस्से में तमतमा रही थी। वह विनीत से कहती है व्हाट सॉरी? आँखें हैं या बटन दिखाई नहीं देता? पहले ही मेरा मूड इतना ख़राब है ऊपर से तुमने और तो विनीत उससे कहता है ओह हेलो, गलती मेरे अकेले की नहीं थी। अगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था तो तुम तो साइड में हो सकती थी ना। काया उसे ऊपर से नीचे तक देखकर जाने वाली होती है। इतने में विनीत कहता है वैसे भी मैं विराज सर का सबसे ख़ास एम्प्लॉयी हूँ। काया के जाते हुए पैर रुक जाते हैं। वह पलट कर विनीत के पास आती है। विनीत यह सब एक्सपेक्ट कर रहा था। वह मुस्कुराने लग जाता है। काया विनीत के पास आकर कहती है क्या कहा तुमने? तुम विराज की एम्प्लॉयी हो? तुम जानते हो वो कितना बड़ा? उसके बाद काया रुक जाती है। विनीत यह सुनते ही अपनी आंखें फाड़कर काया को देखता है। काया जो बिना कुछ सोचे बोले जा रही थी, उसके बराबर मैंने गंदा इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब उसको ना कीड़े पड़ेंगे। मेरी ज़िंदगी में इतनी दखल दे रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसे कोई काम-धंधा भी है या नहीं। विनीत काया की तरफ देखकर अपने गले में अपनी सलाइवा गटकने लगता है और उससे कहता है, "हो गया?" काया विनीत की तरफ देखकर शांत हो जाती है। फिर अचानक काया को याद आता है कि यह विराज का एम्प्लॉयी है, तो विराज के पिता हरवंश रॉय को भी जानता होगा। तो काया जल्दी से विनीत का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, "क्या तुम मुझे मिस्टर हरवंश रॉय से मिलवा सकते हो?" तो विनीत आँखें फाड़कर काया की तरफ देखने लग जाता है और वह काया से कहता है, "तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम पागल हो? तुम्हें पता है तुम किससे बात मिलने की बात कर रही हो? और एक मैं तुम्हें फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ कि इन दोनों बाप-बेटों से दूर रहो। विराज सर अगर आग है ना, तो मिस्टर हरिवंश राय जी बारूद। तो बस इतना ही मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि हो सके तो उन दोनों से दूर रहो।" काया उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, मुझे भी कोई शौक नहीं है उस जैसे घटिया इंसान के पास रहने का। मुझे तो बस मिस्टर हरिवंश रॉय से उनके बेटे के कारनामों की कंप्लेन करनी है। तो विराज की तो विनीत कहता है मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतने में काया विनीत से कहती है यू शट अप। क्या तुम अपने आप मुझे उनसे मिलवा सकते हो या नहीं? तो वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं मिलवाऊँगा। मैं तुम्हें उन तुम जानती हो उनसे मिलने के बाद तुम्हारा और मेरा हम दोनों का क्या अंजाम होगा? अपने साथ-साथ क्यों मेरी भी जान लेना चाहती हो? काया कहती है अच्छा, अभी रुको। मैं यहाँ सबको चिल्ला-चिल्ला कर इकट्ठा करती हूँ और कहती हूँ कि तुम मुझे परेशान कर रहे थे। विनीत काया की बात सुनकर कहता है पागल लड़की क्या बात कर रही है? मैंने तुझे कब परेशान किया? तुम खुद ही आकर मुझसे टकराई थी। काया कहती है अच्छा, किसने देखा कि मैं तुमसे टकराई थी? फिर विनीत अपने हाथ जोड़कर कहता है अच्छा ठीक है मेरी माँ मैं मिलवा दूँगा। मैं तुझे मिस्टर हरवंश राय जी से मिलवा दूँगा मगर उसके बाद जो होगा ना तुम्हारे साथ, तुम मुझे ब्लेम मत करना। मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं समझाया था, ठीक है? मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूँगा मगर मेरा नाम आना नहीं चाहिए। तो काया कहती ठीक है, मैं तुम्हारा नाम नहीं आने दूँगी। बस तुम मुझे एक बार उनसे मिलवा दो। फिर विनीत काया को लेकर वहाँ से निकल जाता है और सीधे अपने ऑफ़िस पहुँच जाता है। ऑफ़िस पहुँचकर वह काया से कहता है तुम मेरे साथ चलो। फिर वह काया को लेकर सीधा 13 फ्लोर पर चला जाता है। 13 फ्लोर पर मिस्टर हरवंश राय जी का केबिन था। फिर विनीत काया से कहता है तुम 1 मिनट यहाँ रुको मैं चेक करके आता हूँ कि सर फ्री हैं या नहीं। काया कहती है ठीक है।
उसके बाद विनीत अंदर जाकर देखता है तो हरिवंश राय जी उसे अकेले नज़र आ रहे थे। उनके आस-पास कोई नहीं था। तो और सामने रूम में सिर्फ़ एक स्क्रीन चल रही थी जिस पर वह कुछ देख रहे थे। विनीत काया से कहता है, "इस वक़्त वह अकेले हैं, जाओ जाकर देख लो, तुम्हारा कुछ हो जाए तो। मैं तो अभी तुमसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मत जाओ उनके पास।" काया विनीत की तरफ देखकर कहती है, "तुम्हारा काम हो गया।" फिर वह सीधे अंदर घुसी चली जाती है और जाकर मिस्टर हरवंश राय जी के सामने खड़ी हो जाती है। अचानक ऐसे उनके सामने आने पर चौंक कर हरवंश राय जी ऊपर देखते हैं और उनकी नज़र काया पर जाती है। काया हरिवंश राय जी को देखकर थोड़ा-सा घबरा जाती है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी भी विराज से कुछ कम नहीं थी। उनकी आँखों में इतना खौफ़ था कि कोई भी 1 मिनट के लिए अपनी नज़रें उनकी नज़र से नहीं मिला सकता था। फिर काया उनसे कहती है, "सर, मैं जानती हूँ, आप मेरे इस तरह अचानक यहाँ आने से बहुत नाराज़ हो रहे होंगे, मगर मेरी भी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम आपका बेटा है।" यह सुनते ही मिस्टर हरिवंश राय जी के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। और वह काया की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं, जिससे काया डर के 2 कदम पीछे हो जाती है। फिर भी वह अपनी बात कहना जारी रखती है और कहती है, "सर, आपके बेटे ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ये देखिए, आप खुद ही देख लीजिए।" फिर काया उस फ़ाइल को जिसमें विराज ने उसके लिए रूल्स बनाए थे, उसे मिस्टर हरवंश राय को दे देती है। हरवंश राय जी अपने हाथ में उस फ़ाइल को लेकर खोलते हैं। उसको खोलते ही काया बोलना शुरू कर देती है, "उन्होंने मेरी प्रैक्टिस को बर्बाद करके रख दिया है। आप ही बताइए, मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या मैं अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकती? अब बिना छुए किसी का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है?" हरवंश राय उसको देख रहे थे और काया बोले जा रही थी। फिर वह उस फ़ाइल को उठाकर टेबल पर रख देते हैं और एक कड़क आवाज़ में कहते हैं, "क्या यह लड़की जो कह रही है वह सच है?" इतने में कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और हरवंश राय काया के बिल्कुल पीछे देख रहे थे, जहाँ स्क्रीन चल रही थी। काया उनकी नज़रों का पीछा करते हुए पलट कर देखती है, तो वहाँ सामने विराज खड़ा हुआ था, जो काया को देख रहा था। काया विराज को देखकर वहीं जम जाती है। विराज काया को देखते हुए उसके पास आता है और कहता है, "यस डैड, शी इज़ राइट।" काया विराज को अपने इतने करीब देखकर घबरा जाती है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसके होंठ कँपा रहे थे, उसके मुंह से शब्द निकलना बंद हो गया था। विराज उससे कहता है, "तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, मैं खुद भी नहीं जानता।" विराज की बातें सुनकर काया पीछे मुड़कर हरिवंश राय जी के पैरों में गिर जाती है और उनसे कहती है, "सर, प्लीज़ देखिए, ये आपके सामने ही मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे बचा लीजिए।" हरिवंश राय जी इस समय गुस्से से विराज की तरफ देख रहे थे। विराज भी अपनी नज़रें झुका लेता है। फिर वे विराज से कहते हैं, "विराज, मेरे बच्चे, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। एक लड़की के लिए तुम हमसे झूठ बोलोगे?" विराज को बहुत बुरा लग रहा था। फिर मिस्टर हरिवंश राय वहाँ से उठकर चले जाते हैं, तो काया घबराकर उनके पैर पकड़ लेती है। वो काया को कंधों से पकड़कर ऊपर उठाते हैं और कहते हैं, "मेरे बच्चे को अगर कोई पसंद आ गई है, तो मुझे खुशी है इस बात की। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। विराज जैसे लड़के ने तुम्हें देखा है, तुम्हारी किस्मत बन गई। और एक बात, मेरे बच्चे की पसंद हो, इसलिए यहाँ ज़िंदा खड़ी हो, वरना हरिवंश राय के सामने कोई भी ऐसे नहीं आ सकता, वो भी मेरे प्यारे बच्चे की शिकायत लेकर।" फिर वो काया के सर पर हाथ फेर कर चले जाते हैं। काया उनके पीछे जाने की कोशिश करती है, मगर विराज उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। काया सीधे विराज के सीने से लग जाती है। विराज उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे दीवार से सटा देता है और फिर उसे किस करने लगता है। वो उस किस में इतना खो गया था कि हरवंश राय जी अपना फ़ोन उठाने आए थे, तो वो विराज के इस रूप को देखकर दंग रह गए और उन्होंने गेट बंद कर दिया और बाहर खड़े होकर वेट करने लगे। विराज, जो काया को पागलों की तरह प्यार कर रहा था, काया की सांसें थम गईं और वह विराज को धक्का मार रही थी, मगर विराज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर लगभग 15 मिनट के बाद काया को बेहोशी की हालत में पहुंचने लगी, तो विराज ने उसे छोड़ दिया।
काया की साँसें इतनी ज़ोर से चल रही थीं जैसे वो बहुत तेज़ दौड़ कर आई हो। वहीं विराज का भी यही हाल था। काफ़ी देर राह देखने के बाद एक बार फिर हरिवंश राय जी अपना फ़ोन लेने अंदर आए। विराज काया के पास फिर आने वाला था। काया ने ज़ोरदार थप्पड़ विराज के गाल पर मार दिया। हरिवंश राय जी की आँखों में आग उतर आई, क्योंकि उनके अंदर घुसते ही काया ने विराज को थप्पड़ लगाया था। वो अपनी जेब से पिस्टल निकाल कर काया पर पॉइंट कर देते हैं। काया उनको देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। इतने में विराज उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। हरिवंश राय जी विराज से हटने के लिए कहते हैं, मगर वह उनके गुस्से को शांत करता है। काया मौका मिलते ही वहाँ से निकलकर भाग जाती है। हरिवंश राय जी विराज के गाल को देखते हैं, जिस पर काया की उंगलियों के निशान थे। फिर वो विराज से कहते हैं, क्या करना है? तुम्हें इस लड़की का जल्दी से जल्दी फैसला ले लो, क्योंकि मैं इसे ज़िंदा देखना नहीं चाहता। विराज अपने डैड से कहता है, डैड मुझे नहीं पता क्या हुआ, मगर कुछ तो है उसमें ऐसा जिससे मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता। मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगता। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। हरवंश राय कहते हैं, तो जल्दी से जल्दी उससे शादी कर लो और अपनी सारी चीज़ें नॉर्मल कर लो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी उम्र में ऐसा होना नॉर्मल है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। विराज उनकी बात सुनकर खुशी से झूम उठता है। बाहर निकलकर मिस्टर हरिवंश राय अपनी कार में बैठते हैं और अपने आप से कहते हैं, औरत आदमी की कमज़ोरी बन जाती है। इससे पहले ये लड़की मेरे बेटे की कमज़ोरी बने, मुझे इस लड़की का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर विराज इससे शादी कर लेता है तो कहीं ये मेरे बेटे को बदल तो नहीं देगी, मगर मैं विराज की हर जिद पूरी करते आया हूँ, तो इस जिद को कैसे छोड़ दूँ? अब इस लड़की को विराज का हो ही होना होगा, वरना वो किसी की भी नहीं होगी। दूसरी तरफ काया ऑटो में बैठी हुई थी और बार-बार आज जो हुआ उसे सोच रही थी। उसके होठों पर वो अपने होठों पर हाथ रख रही थी, जो विराज ने सुझा दिए थे। वह विराज से बहुत नफ़रत कर रही थी, उसे विराज से घिन हो रही थी, मगर दूसरी तरफ उसे बहुत डर भी लग रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है।